Good afternoon, everyone. हेलो। आप सभी लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो एवरीवन। हेलो। ठीक ठीक, आवाज़ आ रही है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिजीजेस के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ था। इसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा हुआ था। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ था, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डिजीज हमारी एस्केरियासिस। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट जैसा कि आपको पता ही है, एस्केरिस रिक्वायर्ड होता है। तो देखेंगे यार, बार बार दिक्कत हो रहा है। क्या वो अभी भी नहीं आ रही है आवाज? हो सकता है नेटवर्क इशू हो तुम्हारी तरफ। हाँ, एक बार ऑफ करके ऑन कर लो। हेलो।
हेलो, अभी आ रही है? चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग भी हमको सेंड करनी होती है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्कैरियासिस के बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे एस्कैरिस द कॉमन राउंड वर्म, इसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। एस्केहेलमिंथेस जो है फाइलम को हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। एंड वाउचेरिया द फाइलेरियल वर्म, वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी जो है ये फाइलेरियासिस कॉज करता है, जबकि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है ये आपका एस्कैरियासिस कॉज करता है। आर सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी द पैथोजेनिक टू द मैन, ये कुछ ऐसे हेलमिंथ हैं, वर्म हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस में क्या होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है वो इंटेस्टाइनल पैसेज को चोक कर देता है, जाम कर देता है। ये वहां पे रिप्रोड्यूस करता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एक्सेट्रा। तो ये सब इस इन बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected person, which contaminate the soil, water, plant, etc. तो मान लीजिए किसी पर्सन को जो है स्कैरियासिस है और वो डेफिकेशन के लिए जाता है ओपन एरिया में, वहां पे डेफिकेशन करता है, तो उसके फीकल मैटर के साथ जो है ये पैथोजेंस जो है हमारे खाने पीने की चीजों तक, वाटर तक, प्लांट्स तक पहुंच करके उसको कंटामिनेट कर देते हैं। A healthy person acquires this infection through the contaminated water, vegetables, fruit, etc. तो कोई नॉर्मल पर्सन जो है कैसे इन्फेक्ट होता है, ये पैथोजन जो है वाटर को कंटामिनेट करेंगे या फूड सब्सटेंसेस को कंटामिनेट करेंगे, वेजिटेबल्स को कंटामिनेट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, और वही प्रदूषित फल या सब्जियां खाने से या पानी पीने से ही हमको ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपका वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी और वाउचेरिया मलाई दो स्पीसीज हैं जो एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं। द फाइलेरियल वर्म cause a slowly developing chronic inflammation of the organ in which they lives for many years। तो वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी आपके बॉडी के जिस भी पार्ट को अफेक्ट करता है उस बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से वो धीरे धीरे डेवलप करता है और वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस इन्फ्लेमेशन होता है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। ये यूजुअली क्या करता है, लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, पैर को, और लोअर लिम्ब में स्वेलिंग कॉज करता है, तो इसीलिए इसको हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं या फिर फाइलेरियासिस बोलते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड, इसके साथ जो पर्सन होता है उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी उसके साथ अफेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मेलिटीज, और बहुत बड़े लेवल पर जो है डिफॉर्मेलिटी कॉज करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। The pathogens are transmitted to the healthy person through a bite by the female mosquito vector। तो अगर कोई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जो है क्यूलेक्स है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके आ रही है, वहां से ब्लड शक्कर को
किसी नॉर्मल पर्सन को जब ये बाइट करते हैं तो उसी दौरान ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन तक फैल जाता है। इसके अलावा देखेंगे कुछ फंगस हैं जो डिजीजेज कॉज करते हैं, फंगल डिजीजेज कॉज करते हैं। उनमें देखेंगे मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो है वो जीनस है। इस जीनस से बिलोंग करने वाले कई सारे फंगस जो हैं वो ह्यूमन को डिजीज कॉज करते हैं। तो देखेंगे मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन are responsible for ringworm, which is one of the most common infectious diseases in the man। यह ह्यूमन बीइंग में कॉमनेस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज में से एक है, फंगल डिजीजेज। तो ट्राइकोफाइटॉन है, माइक्रोस्पोरम है, इपिडर्मोफाइटॉन है। ये फंगल डिजीजेज कॉज करते हैं। जीनस के जो फंगस होते हैं वो ह्यूमन को डिजीजेज कॉज करते हैं। Appearance of dry, scaly lesions on the various part of the body, such as the skin, nails, and scalps, are the main symptoms of the disease। तो इस दौरान होता क्या है, जो पर्सन होता है उसके बॉडी पर व्हाइट कलर के पैचेज पड़ जाते हैं। ये निशान आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये रिंगवर्म है। ठीक है, ये फंगल डिजीज है। तो स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प में, जैसे डैंड्रफ होता है ना, तो डैंड्रफ और कुछ नहीं है, वो फंगस है। ठीक है, टीनिया कैपिटिस होता है जो डैंड्रफ कॉज करता है। ऐसे ही कई सारे फंगस जो हैं आपके नेल्स को, आपके स्किन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दीज lesions आर accompanied by intense itching। ये जो इन्फेक्शियस साइट होता है यहाँ पर इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा तेज से खुजली होती है। तो ये एरिया जो है इंटेंस इचिंग कॉज करता है यहाँ पर ये फंगस। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंजाई टू ग्रो, which make them thrive in the skin folds such as those in the groin or between the toes। तो ये फंगस जो होते हैं वो हीट और मॉइस्चर जब इनको मिलता है तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। और ये हमारे स्किन फोल्ड्स में, जैसे ग्रॉइन रीजन जो होता है, जो आपका लेग है, ठीक है, लेग का जो पेल्विक रीजन होता है, ये रीजन जो होता है पेल्विक रीजन, इस पेल्विक रीजन में ये क्या करते हैं, ये फंगस अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किन फोल्ड्स में हीट मॉइस्चर, जब गर्मियों के सीजन में मॉइस्चर होने की वजह से, पसीना होने की वजह से ये फंगस वहां पे आसानी से ग्रो कर जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ग्रोइन आर बिटवीन द टोज, पैर की उंगलियों के बीच में जो है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। रिंगवर्म, रिंगवर्म या निदाद, are generally acquired from the soil by using the towel, cloth, or even the comb of the infected individual। तो ये ऑब्जेक्ट शेयरिंग से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है और आप उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉमन शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे टॉवेल कॉमनली यूज कर रहे हैं उसका, या क्लॉथ यूज कर रहे हैं, या फिर उसकी कंघी यूज कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के ऑब्जेक्ट्स यूज करने से आप तक ये पहुंच सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, वायरल डिजीजेज में नेक्स्ट डिजीज है एड्स। ठीक है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, एक्वायर्ड यानी कहीं से हम गेन करते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशिएट कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है।
सिंड्रोम दैट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। तो इस डिजीज में एक साथ कई सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कई सारे डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसलिए हमको इसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसलिए एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज बट मे बी, बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं होता है, कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। तो ये जन्मजात बीमारी नहीं होती है, लेकिन हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई मदर इन्फेक्टेड हो, कोई प्रेग्नेंट फीमेल जो है एड्स से इन्फेक्टेड हो, तो उसका जो प्रोजनी होगा यानी चाइल्ड होगा वो भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। तो कंजेनाइटल होता नहीं है, ये जन्मजात नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। इस डिजीज में होता क्या है, आपकी जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, या इसी को आपने बोला था T4 लिम्फोसाइट, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम था CD4 सेल, क्लस्टर डेंसिटी 4 सेल। इनका काउंट जो है बहुत ज्यादा घट जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आल्सो कॉल्ड द स्लिम डिजीज, इसको स्लिम डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट डिटेक्टेड इन द होमोसेक्सुअल मेल इन द यूएसए इन 1981 एट डिजीज कंट्रोल सेंटर एटलांटा। तो सबसे पहले ये बीमारी जो है ये यूएसए में होमोसेक्सुअल मेल में रिपोर्ट की गई थी। होमोसेक्सुअल मेल यानी जो मेल मेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो कुछ होमोसेक्सुअल मेल उनमें ये रिपोर्ट की गई थी। इन इंडिया फर्स्ट एड्स केस वाज रिपोर्टेड इन 1986 फ्रॉम द चेन्नई। इंडिया में ये केस जो है यूएसए के 5 साल के बाद यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, चेन्नई में। कुछ फीमेल जो है वो प्रोस्टिट्यूशन करती थी, वेश्यावृत्ति करती थी, तो उनमें ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था इंडिया में। Virus was named variously, that is HCLV, that is human cell leukemia virus third। इस एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है एचआईवी, ये पहले कई और नामों से जाना जाता था, जिसमें एक नाम है HCLV थर्ड, दैट इज ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस थर्ड बोलते थे इसको पहले। और भी कई सारे नाम हैं, जैसे HTLV थर्ड, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस थर्ड, LAV लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, HIV first, that is most common in the India, that is size is 90 to 120 नैनोमीटर। जो HIV फर्स्ट है वो कॉमनली इंडिया में रिपोर्ट किया जाता है। इसमें जो वायरस का साइज है वो 90 से 120 नैनोमीटर का होता है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा यही फैला हुआ है। HIV सेकेंड, दैट इज मोस्ट कॉमन इन द वेस्ट अफ्रीका। जो HIV का सेकंड स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा जो है साउथ अफ्रीका में इसके केसेस पाए जाते हैं। इसमें भी वायरस का जो साइज है वो 90 टू 120 नैनोमीटर ही है। अब देखेंगे ट्रांसमिशन, मतलब ये फैलता कैसे है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को कैसे हो जाता है। पहला देखेंगे सेक्सुअल रूट, दैट मीन्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो उसके द्वारा ये फैल सकता है। ड्यू टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो मे भी अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो वो सभी में वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। प्रोस्टिट्यूटर्स, मतलब जो वेश्यावृत्ति करती हैं, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि मल्टीपल पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, किसी डोनर के द्वारा जो सीमेंट डोनेट किया जाता है उसको स्पर्म बैंक में कलेक्ट करके रखा जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर किसी फीमेल को डोनेट किया जाता है। अगर प्रॉपरली उस सीमेंट की स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो ये, अगर वो सीमेंट किसी नॉर्मल फीमेल को इंसेमिनेट कर दिया गया तो वो फीमेल भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी। बट इसके चांसेस जो हैं वो 1% से भी कम है, लेस देन 1%। अगला देखेंगे पेरेंटल रूट, दैट मीन्स थ्रू द ब्लड कॉन्टेक्ट ड्यू टू द अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट में आने से हो सकता है, जैसे अनस्क्रीन्ड ब्लड, जैसे आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं या किसी कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है और उसके बॉडी में एक्सीडेंटल केस में या किसी वजह से उसका ब्लड जो है कम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लड डोनेट करते हैं या उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, चढ़ाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर किसी पर ऐसे पर्सन से ब्लड ले लिया गया बिना स्क्रीनिंग के जो HIV पॉजिटिव था, तो उसके द्वारा भी वो नॉर्मल पर्सन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। टैटोइंग, टैटू बनवाने से, जैसे होता क्या है, कई सारे लोग जो है टैटू बनवाना पसंद करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसमें जो निडिल होती है टैटू बनाते समय, वो उसमें जिस पर्सन को टैटू बनाया जाता है उसका कुछ ब्लड जो होता है उस निडिल के कांटेक्ट में आ जाता है। अगर उस निडिल को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया गया और दोबारा किसी पर्सन के साथ वही निडिल यूज की गई तो उसको ये बीमारी हो सकती है। पुअरली स्टरलाइज्ड डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे डेंटल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होता है और अगर मान लीजिए कोई पर्सन अफेक्टेड था तो उसके द्वारा भी ये नॉर्मल पर्सन तक पहुंच सकता है। तीसरा तरीका है ट्रांसप्लेसेंटल रूट, दैट इज फ्रॉम मदर टू द फीटस। अगर माँ जो है अफेक्टेड है यानी HIV पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि जो बच्चा होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। दैट इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन बाय द प्लेसेंटा। इसके चांसेस जो होते हैं नियर अबाउट 33% होते हैं। फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट, पेरीनेटल ट्रांसमिशन बाय द कोलोस्ट्रम, या फिर वो मदर जो है आफ्टर बर्थ बच्चे को मिल्क फीडिंग करा रही है तो उसके द्वारा भी वो बच्चे तक ये वायरस पहुंच सकता है। अगला देखेंगे इसी एड्स से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, गलत अवधारणाएं क्या हैं, लोगों की गलत सोच क्या है जिसको दूर किया जाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे, एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू मोर टच, जैसे ये फिजिकली कांटेक्ट आने से जो है एक दूसरे में नहीं फैलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एड्स पेशेंट को किसी ने टच कर दिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। आफ्टर फिजिकल कांटेक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, शेकिंग हैंड्स, मॉस्किटो बाइट, कफिंग, स्नीजिंग, लुकिंग आफ्टर द एड्स पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि वो एड्स पेशेंट है तो छींक रहा है, खांस रहा है तो उसके आसपास आप बैठे हुए हैं तो आपको भी HIV हो जाएगा, या उसके कांटेक्ट में आ गए हैं या उससे फूड शेयर कर ले रहे हैं, हाथ मिला ले रहे हैं, तो इन सब तरीकों से नहीं फैलता। HIV स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड। HIV का जो सबसे ज्यादा चांस होता है वो फैलने का, वो बॉडी फ्लूइड होता है, दैट इज सीरम, सीमेन एंड सलाइवा। ये इसके थ्रू ज्यादा चांसेस होते हैं फैलने के, सीरम, सीमेन एंड सलाइवा के थ्रू जो है चांसेस ज्यादा होते हैं फैलने। अब देखेंगे ये एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है HIV वायरस, ये कैसे किसी भी नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो
क्या इसकी फिजियोलॉजी है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। देखेंगे जो एचआईवी होता है, तो सबसे पहली बात तो ये रेट्रोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के पास क्या टेक्नोलॉजी होती है? एक्चुअली वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। रेट्रोवायरस जो होते हैं इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यूजुअली जो होता है वो आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और आरएनए का ही टाइप होता है एमआरएनए। एमआरएनए या आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड formation of protein from the mRNA or RNA so is known as the translation। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन अगर यही प्रोसेस उल्टा हो जाए तो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसके पास एक एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम जो होता है वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्रोसेस देखिएगा आप। यहाँ प्रोसेस देखेंगे, ये वायरल प्रोटीन कोट है। एक्चुअली वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर जो होती है वो प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है। तो प्रोटीन कोट होता है और अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये प्रोटीन कोट है, वायरल प्रोटीन कोट, और इसके अंदर इसका जीनोम है, यानी वायरल आरएनए कोर है। ये वायरस जो होता है एचआईवी वायरस, ये हमारे नॉर्मल सेल को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। नॉर्मल सेल को जब इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्शन के दौरान ये क्या करता है? अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़कर और अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज देता है। प्रोटीन कोड सेल के बाहर ही रह जाता है और जेनेटिक मटेरियल को अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। दैट इज द वायरल डीएनए। देखिए वायरल आरएनए था, वो आरएनए से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए जो है आपका वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डीएनए जो है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और हमारे नॉर्मल डीएनए से बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। ये हमारे बॉडी सेल में पहुंचने के बाद ये इसका डीएनए जो होता है, वायरल डीएनए जो होता है, ये हमारे बॉडी सेल के नॉर्मल डीएनए के साथ क्या करता है? जुड़ जाता है और हमारे पूरे सेल के मैकेनिज्म को हायर कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, और उसके बाद अपने जरूरत के अनुसार जो है हार्मफुल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, या ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिससे ये खुद को फॉर्म कर सके। दैट इज द न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। जो इन्फेक्टेड सेल होगा वो क्या करेगा? वायरल आरएनए बनाना शुरू कर देगा। अब ये आरएनए बन गया, दैट इज द न्यू वायरस, या जो न्यू वायरस प्रोड्यूस हुआ है। तो अब ये वायरस जो है जब इस सेल से बाहर निकलेगा तो फिर से इसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाएगी, और इस प्रोटीन कोट के साथ जो है ये सेल जो है लगातार वायरस को प्रोड्यूस करता रहेगा। नॉर्मली ये जो सेल होता है ये आपका T4 लिम्फोसाइट होता है। T4 लिम्फोसाइट होता है या फिर मैक्रोफाजेज होती है।
माइक्रोफाजेज को ये टारगेट करते हैं। तो माइक्रोफाजेज जो है आपके, ये एचआईवी फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि एचआईवी वायरस जो है इसी के अंदर अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, रेप्लिकेट करेगा। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। तो जब तक इसके अंदर वायरस रहता है तब तक वो सेल सर्वाइव करता है, और उसके अंदर वो उसके मशीनरी को हायर करके लगातार क्या करता है, इन्फेक्टेड जीनोम प्रोड्यूस करता है, यानी वायरल आरएनए प्रोड्यूस करता रहता है। स्ट्रक्चर देखेंगे, रेट्रोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेंटीवायरस फैमिली होती है। कोर हैज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एसएसआरएनए कहने का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहां पर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। मतलब जो वायरस होता है, इस वायरस के अंदर दो सिंगल स्ट्रैंड पाए जाते हैं आरएनए के। ठीक है। एक साल क्वेश्चन में पूछा गया था कि एचआईवी वायरस इज, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया था, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो लोगों ने इसको गलत तरीके से पढ़ा, डबल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इन्होंने बोला मिस प्रिंटिंग हो गई, डबल भी दिया सिंगल भी दिया। नहीं, ये पहले डबल का मतलब है दो, टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इस एचआईवी वायरस का जो जीनोम होता है, वो उसके अंदर दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, दो अलग अलग स्टैंड होते हैं आरएनए के। तो उसी को दूसरी भाषा में लिख दिया गया था डबल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल का मतलब दो। देखिएगा, नेक्स्ट है, कोर आल्सो हैज। कोर जो होता है इस वायरस का, उसमें दो प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है। इनर प्रोटीन कोड जो होता है वो P24 होता है, और आउटर जो प्रोटीन कोट होता है दैट इज P17 होता है। ये P24 है, और ये जो है आप P17 कर लीजिएगा। P17 प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, और एक ये साइड वाला जो है राउंडेड शेप में आपको दिख रहा होगा। तो दो प्रोटीन की कोटिंग होती है, एक इनर कोर प्रोटीन जो होता है P24, आउटर जो प्रोटीन होता है वो P17 होता है। कोर इज कवर्ड बाय द लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ होता है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 has the complementary sequence to the CD4 receptor। CD4 यानी क्लस्टर डेंसिटी 4, या इसी को बोल सकते हैं T4 lymphocyte प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफाजेस दैट इज द एचआईवी फैक्ट्री। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैक्रोफाजेस को हम एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इन यूजुअली जो एचआईवी वायरस होता है वो इसी के अंदर रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और हेल्पर टी सेल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स। एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, दैट इज एसिम्टोमेटिक फेज, दैट इज 2 to 10 ईयर। अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली एड्स या एचआईवी जो होता है
वो बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रह जाता है, क्योंकि इसका एसिम्प्टोमेटिक फेज बहुत लंबा होता है। यानी वायरस आपके बॉडी में आ गया है, लेकिन उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। यानी विंडो पीरियड इसका काफी लॉन्ग होता है। तो 2 से 10 साल तक लग सकते हैं इसके सिम्टम्स अपीयर होने में। देयर इज नो एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट 2 to 12 weeks. So infectivity of the patient or activeness of the virus maximum in this period. तो प्रोटेक्शन का जो तरीका है वो पहले 2 से 12 हफ्ते के अंदर ही अगर पता लगा लिया गया, यानी फर्स्ट 3 मंथ, विद इन 3 मंथ जो है अगर पता लगा लिया गया या डिटेक्ट कर लिया गया, तो इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। This period is called the window period. That is, no specific symptoms appear in this stage. So, ELISA test is negative in window period. तो देखिए जो इसका विंडो पीरियड होता है, अगर अर्ली डिटेक्ट करवाने भी जाएंगे आप, तो एलाइसा टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलाइसा टेस्ट में ये डिजीज पकड़ में नहीं आती है, ठीक है, तो रिपोर्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब एड्स के जैसे सिम्टम्स जब अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ HIV, स्वॉलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड आपका स्वेल कर जाएगा, बर्ड्स ऑफ फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार होगा, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डायरिया, बार बार जो है लूज मोशन होगा आपका, वेट लॉस, प्रोलॉन्ग कफ, बहुत तेजी से वेट लॉस होगा, और लंबे समय तक जो है खांसी आती रहेगी। अगला पॉइंट क्या है? पेशेंट बिकम फुल्ली इम्यून डिफिशियंट। पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा वो काफी वीक हो जाएगा इन दिस पीरियड। T4 lymphocytes और CD4 काउंट। T4 lymphocyte या हेल्पर टी सेल्स, या इसी को आप CD4 सेल्स बोलते हैं, क्लस्टर डेंसिटी 4 सेल्स। इसका काउंट जो होगा वो 200 into 10 power 6 पर लीटर से घट जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल CD4 काउंट जो होता है वो 900 into 10 power 6 पर लीटर होता है, जो 900 900 into 10 power 6 पर लीटर से घटकर 200 into 10 power 6 पर लीटर तक हो जाता है, या इससे भी कम हो जाता है। एंड नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड द फुल ब्लोन एड्स। जब इस कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे तो ये कहलाता है फुल ब्लोन एड्स, मतलब एड्स जो है अपनी चरम सीमा पर है, मतलब फुल्ली ग्रो करके आपके बॉडी के अंदर जो है फैल चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फुल ब्लोन एड्स। तो फुल ब्लोन एड्स जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। जब फुल्ली एड्स जो है ब्लोन कर जाए, यानी आपके बॉडी में इन्फेक्ट कर दे, तो ये कैसे हार्म पहुंचाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डिजीज है आपकी कैंसर।